आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे आगामी इस चैनल पे हमने वीडियो प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। कक्षा 12 का विषय राजनीति विज्ञान कि हम स्वतंत्र भारत की राजनीति का अध्याय 4 भारत के विदेश संबंधों के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि भारत के विदेश संबंध के ऊपर अध्ययन करना चाह रहे हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उस समय पूरा विश्व है वो उसके अंदर विश्व युद्ध हो रहा था। अनेक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, देश आज़ाद हो रहे थे अनेक देशों में से। तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी कि भारत भी तभी स्वतंत्र हुआ था कि एक तो लोकतंत्र को स्थापित करने की, और दूसरी चुनौती थी लोगों की भलाई करने की। ये दो चुनौतियां थी। इनको ध्यान में रखते हुए हमारी विदेश नीति बनाई गई। विदेश नीति है किसी भी देश की, यदि विदेश नीति दूसरे देशों से प्रभावित होती है तो वो देश स्वतंत्र नहीं होता। एक स्वतंत्र और संप्रभु देश वह होता है जो अपनी विदेश नीति स्वयं बनाए। हाँ, ये निश्चित है कि विदेश नीति है वो देश के, राष्ट्र के अंदरूनी परिस्थिति और उसके बाहरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। उनको देखकर उनको बनानी चाहिए। उस समय भारत के सामने एक बड़ी सोच विचार का विषय था कि उस समय शीत युद्ध भी चल रहा था। पूरा विश्व दो खेमों में विभाजित हो रहा था। एक तो अमेरिकी नेतृत्व वाला और एक गुट बन रहा था सोवियत संघ गुट वाला ने एक वार्सा पैक्ट बना रखी थी और अमेरिकी गुट वालों ने नाटो नाम से सैनिक गठबंधन बना रखा था। भारत के सामने ये विचार था कि हमें अब अमेरिका वाले गुट में जाना चाहिए या सोवियत संघ के बारे में जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टियों का विचार था कि अमेरिका नेतृत्व वालों में जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री भी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। ये 1946 से लेके 1964 ईस्वी तक रहे। इन्होंने क्या किया, विचार किया, इन्होंने संसद में बोला भी, संसद या विधानसभा सत्र के, कि हमें ये दोनों गुटों से लाभ लेना है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक गुट के पास यदि हम सहायता के लिए जाएंगे, दूसरा समझेगा कि इस गुट में चला गया। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि दोनों गुटों के से हमें विकास करना है। और हालांकि ये नीति कारगर भी हुई और भारत ने इसमें हमने एक गुट निरपेक्षता की। भारत ने एक नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। यानी हमने किसी भी गुट में शामिल होना निश्चय नहीं किया। हालांकि ये अलग बात है कि एक आईएनए का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी, जब भारत उपनिवेश था तब सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण कर लिया था। विदेशों से जापान,
कोरिया, इनसे भारत के भी तब भी जर्मनी, इनसे संबंध थे। भारत ने, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने निश्चय किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हम किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होंगे, हम दोनों गुटों से दोस्ताना संबंध रखेंगे, हमारा विकास करेंगे। और एक तीसरा भी विकल्प उन्होंने गुट निरपेक्षता का दिया। इस गुट निरपेक्षता की वजह से इसके अंदर नेहरू की भूमिका विदेश नीति में, हम नेहरू की भूमिका के ऊपर विचार करेंगे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री भी रहे, जिन्होंने क्या किया कि पहले प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि किसी भी गुट में उन्होंने शामिल होना नहीं शामिल किया। उन्होंने बहुत अच्छी विदेश नीति के हमारे जनक भी वही कहलाते हैं। ये चर्चा कर चुके कि 1946 से 1964 तक विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री रहा। इन्होंने विदेश नीति बनाने पर 3 बातों का विशेष ध्यान दिया। 3 बातों का विशेष ध्यान दिया कि पहले इन्होंने कोशिश की कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता को बचाए रखने की पहली स्थिति उन्होंने निश्चय किया। संप्रभुता से तात्पर्य है कोई भी देश अपने आप में सर्वे सर्वा होना, कि उसने संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हम ऐसी विदेश नीति बनाएंगे कि यदि एक गुट में शामिल हो जाते हैं, एक खेमे में शामिल हो जाते हैं, तो उसके अनुसार विदेश नीति अपनानी होती है, वो मंजूर नहीं थी। संप्रभुता, कोई भी देश स्वतंत्र तभी रहता है जब अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाए रखे। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो एकता है, जो हमारा देश का मानचित्र है, जो हमारा देश है, वो पूरा एक रहे। अखंड भारत की भी रक्षा करने की इन्होंने विदेश नीति बनाने का प्रयास किया। और साथ ही तेज रफ्तार से आर्थिक विकास, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हमारी विदेश नीति को, और वे सफल भी हुए। ये अलग बात है कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका खेमे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों ने कहा कि इसमें शामिल हो, और इन्होंने शामिल नहीं हुआ। नेहरू जी का मानना था कि यदि हम एक खेमे में शामिल हो गए तो एक तो दूसरा खेमे से बिल्कुल कट जाएंगे, उस खेमे के अधीन ही हमारे विदेश नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, इसलिए वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ। अब हम 2 खेमों से दूरियों की चर्चा करेंगे। दो खेमों से दूरी, ये आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि 2 खेमे कौन से हैं। एक तो सोवियत संघ वाला, एक अमेरिका वाला, वार्सा और नाटो। दोनों खेमों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि नाटो और वार्सा पैक्ट, नाटो और एक वार्सा पैक्ट। नाटो अमेरिका नेतृत्व वाला, ये तो था अमेरिकी नेतृत्व का, और ये था सोवियत संघ के नेतृत्व का। इन दोनों से दूरी बनाने की कोशिश की कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे। भारत ने जैसे इंग्लैंड ने 1956 में सवेज नहर के मुद्दे पर, सवेज नहर के मुद्दे पर जब उसने मिस्र पर हमला किया तो भारत ने इसका सार्वजनिक रूप से विरोध किया, निंदा भी की। लेकिन जब 1964 में सोवियत संघ ने इसी साल
64 नहीं, इसी साल सोवियत संघ ने जब हंगरी पर आक्रमण किया, सोवियत संघ ने इसी साल हंगरी पर आक्रमण किया, तो भारत ने सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा नहीं की, यानी इसकी मर्जी जिसके हिसाब से इसने काम किया। ऐसा नहीं कि भारत किसी के गुलाम हो गया, जहां इसको उचित लगा वहां निश्चित रूप से इन्होंने कोशिश की। हुआ क्या, 1950 में ही पाकिस्तान अमेरिकी गुट में चला गया। अमेरिकी गुट में जाने की वजह से भारत किसी भी गुट में गया नहीं, तो अमेरिका हमसे थोड़ा खफा रहने लगा। भारत ने जैसे ही सोवियत संघ से दोस्ताना संबंध हासिल किए, अमेरिका हमारा विरोधी सा बनता गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति ऐसी कायम करता है कि आज अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से बराबर संबंध कायम रख रहा है। भारत को आजादी प्राप्त करने से पहले ही भारत ने एफ्रो एशियाई एकता, यानी उस समय नव स्वतंत्र देश एक अपनिवेशीकरण का दौर चल रहा था। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, इन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में ही करा दी थी। अगस्त में हमारा स्वतंत्रता था, 4 महीने पहले अप्रैल में ये कॉन्फ्रेंस करा दी थी नेहरू जी ने। यहाँ तक इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, अपनिवेशीकरण का अनौपनिवेशीकरण का दौर चल रहा था, उसमें भारत ने समर्थन किया और बांडुंग सम्मेलन 1955 में कराया। और ये गुट निरपेक्षता की शुरुआत इस बांडुंग सम्मेलन से ही मानी जाती है। गुट निरपेक्षता की शुरुआत इस बांडुंग सम्मेलन से ही मानी जाती है। और गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुआ। पहला सम्मेलन कब हुआ? बेलग्रेड में 1961 में हुआ। अब हम हमारे पड़ोसी देश जो विश्व में आबादी की दृष्टि से पहला स्थान रखता है और जिसके यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता है, वो चीन। चीन के साथ शांति और संघर्ष की चर्चा करेंगे। चीन के साथ शांति और संघर्ष के ऊपर हम विचार करने वाले हैं। किसके साथ? चीन के साथ। चीन को एक अन्य नाम से ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चीन को ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चीन में क्रांति हुई, चीन में साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में। भारत ने इसका समर्थन किया। जब पहले इसकी कम्युनिस्ट सरकार बनी तो विश्व में पहला देश भारत था जिसने इसका क्या किया? समर्थन किया कि ये इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, पहले समर्थन कर दिया, लेकिन एक महापुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आप, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि ये चीन है, ये भारत के ऊपर हमला कर सकता थी। आशंका थी, वो हमेशा इसके ऊपर डाउट करते थे। लेकिन ऐसे कह दिया, अगर पटेल जी आप तो छोड़ो, ये हम हिंदी और चीन, यहाँ तक कि वहाँ चीन की सीमा पे आर्मी नहीं लगा रखी थी, केवल अर्धसैनिक की सहायता से ही उसकी सुरक्षा करवाई जा रही थी। अर्धसैनिक लग रहे हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 29 अप्रैल
1954 को पंचशील के सिद्धांत भी दिए। 5 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अनाक्रमण, यानी भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्यों तो जवाहरलाल जी को तो बहुत ज्यादा विश्वास था। और चीन का था चाओ एन लाई, चाओमिन जिसको नाम है ना, इन दोनों ने क्या किया, पंचशील के सिद्धांत दिए कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संप्रभुता का सम्मान, ये सारी बातें थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ जो पटेल जी थे बड़े दूरदृष्टि व्यक्ति थे, चीन ने क्या कर दिया, भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। चीन ने क्या कर दिया, चीन ने कर दिया आक्रमण, 1962 में। चीन के 1962 के आक्रमण के पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया। भारत और चीन के मध्य एक छोटा सा देश तिब्बत होता था, 1950 में चीन ने उसके ऊपर आक्रमण करके और अपने में मिला दिया। फिर भी भारत ने उसको मान्यता दे दी पंचशील के सिद्धांत के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि वहां के तिब्बती संस्कृति को नष्ट करने लग गए। तिब्बती संस्कृति को चीन नष्ट करने लग गया। भारत फिर भी नहीं बोला, लेकिन 1959 ईस्वी में दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु था, वो अपने अनुयायियों के साथ घोड़े पे बैठकर भारत में आया, बोला जी हमें तो बहुत संकट है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तब भारत अतिथि देवो भव होता है, भारत अतिथियों का पूरा सम्मान करता है। भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए तो आपको यहाँ शरण है। लेकिन चीन नाराज हो गया, बोले जी हमें तो हमारी संस्कृति, आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। और दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पे ये रहता है और यहाँ पे तिब्बतियों की बहुत बड़ी बस्ती है। भारत ने संरक्षण दी, भी जो आ गए उनको दिया। तब चीन इससे भी नाराज हो गया। दूसरा, एक हमारी भारत चीन के बीच सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते। ये एक अंग्रेज अधिकारी था मैकमोहन, इसने भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण किया। लेकिन चीन नहीं मान रहे, ताकतवर नहीं मान रहे, बोले ये तो अंग्रेजा कर दियो, मारो के लेन देन, ये सीमा रेखा निर्धारण सही नहीं है, हम अब नए से करेंगे। और उसने वो एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक लद्दाख का अक्साई क्षेत्र, इन पे वो अपना अधिकार दर्शाता है। और इस क्षेत्र को वैसे तो 1957 से 1959 तक उसने अक्साई, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है वह अक्साई क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लिया और हमला करके अरुणाचल के असम तक पहुंच गया। लेकिन उस समय हमारी स्थिति इतनी ठीक न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तर सीमा प्रांत के नाम से जानते थे। जो अरुणाचल प्रदेश है इसको पहले नेफा के नाम से जानते थे, या उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमांत प्रांत। लेकिन चीन ने, हम तो वहां अर्धसैनिक लगा रखे थे, नेहरू ने तो हिंदू चीन के भाई का नारा कहीं सोचा ही नहीं था, न कोई तैयारी थी, न सेना की तैयारी थी, भारत इतना उभरा भी नहीं था। उन्होंने खूब कब्जा किया, जैसे तैसे लड़ाई की, हम डटे रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन बिना तैयारी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। चीन ने, क्योंकि उस समय हमला, एक आपको ध्यान, 1962 में एक घटना हो रही थी, एक क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। पूरा विश्व का नजर तो उधर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। अमेरिका और सोवियत संघ की खींचातान थी, सारा विश्व उधर देख रहा था। चीन ने फायदा उठा के ड्रैगन ने भारत के ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था अक्टूबर में। और उस समय हमारे विदेश मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कई राज्यों में चुनावों का भी प्रभाव पड़ा और जो एक पार्टी थी भारत के अंदर, एक पार्टी थी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, जिसका पूरा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत संघ विचारधारा के थे, सोवियत संघ के मानने वाले थे तो भाकपा में रहे, और जो चीन वाले थे वो 1964 में विभाजित होकर उन्होंने माकपा बना ली, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने बना ली थी। जो इसमें युद्ध के बाद नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया, नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया तथा मणिपुर और त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश थे। मणिपुर और त्रिपुरा उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन यहाँ विधानसभा की चुनाव की अनुमति दे दी गई, विधानसभा का गठन कर दिया गया कि आप विधानसभा बना लो अपनी। अब हम थोड़े से तिब्बत के बारे में भी चर्चा करना चाह रहे हैं। तिब्बत में अभी चर्चा की कि तिब्बत भारत और चीन के बीच में था, महत्वपूर्ण। या 1950 में इसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया। यहाँ के तिब्बती ज्यादा रहते हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहा। 1959 में तिब्बती गुरु दलाई लामा पहुंचे और इन्होंने हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में शरण भी दी। इसलिए एक भारत के चीन का एक विवाद का बिंदु भी रहा। अब हम बहुत ही जोरदार देश के साथ संबंध पढ़ने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, दो भाग हुए, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए इस तरह से कर दिया कि नेताओं ने अपने स्वार्थवश की वजह से देश को दो भागों में बांटा। पाकिस्तान आजाद होते ही यहाँ कश्मीर मुद्दे पर 1947-48 में जब आजाद हुआ तभी युद्ध हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुद्दा है। वहां के राजा थे हरि सिंह, हरि सिंह वो हिंदू थे। शुरुआत में उसने लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी कि आप किसी भी राज्य में, भारत में या पाकिस्तान में जो राज्य मिलना चाहता है वो मिल सकता है, अलग रहना और अलग रह सकता है। हरि सिंह ने कहा कि अपन तो अलग रहना, कहाँ है कि आप क्यों परेशानी लिया, क्यों, कोई मेरा राजा तो राजा ही। उन्होंने सोचा, लेकिन जैसे ही उसकी लगा कि किसी में शामिल नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो वो भारत के पास आया कि हमें बचा लो। तब वो भारत का अधिग्रहण भी किया गया था और 370 अधिनियम था वो तब लागू भी हुआ था। सिंधु नदी जल संधि पर भी विवाद है। सिंधु नदी जल संधि ये 1960 में की गई। सिंधु नदी जल संधि का विवाद नेहरू और जनरल अयूब खान, नेहरू और जनरल अयूब खान के मध्य हुई, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई, विश्व बैंक ने इसको कराया। अब 1965 का युद्ध, क्योंकि चाइना तो भूल गया था, वो ऐसा चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर तो ले लेंगे कि जनता हमें साथ देगी, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। उन्होंने, पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण से हमला कर लिया। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने
राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, चारों तरफ से हमला कराया, लाहौर तक पहुंच गए, रोंद डाला पाकिस्तान को, इतना बुरी तरह से हराया उसको। और अंत में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। तब युद्ध समाप्ति के बाद ताशकंद समझौता हुआ, 1966 में हुआ, सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ। जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य हुआ। हमें दुख भी मिला कि जहां पे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने के पश्चात वहां उनका देहांत भी हो गया। ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो हमारे खूब चलते हैं चर्चे। आजकल आपने सुना होगा समाचारों में, वहां आर्थिक मंदी इतनी आ गई, भूखमरी आ गई। बांग्लादेश युद्ध 1971, बांग्लादेश युद्ध 1971। पाकिस्तान दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जब चुनाव कराए गए तब वहां मुजीबुर रहमान वहां चुनाव जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने सरकार नहीं बनाने दी, उनको कुचला, तो तब भी भारत ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कोई लाखों शरणार्थी भारत के अंदर आ गए तब भारत ने इसका साथ दिया था और वहां मुजीबुर रहमान को कुचला गया। और पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश मुक्ति का एक चल रहा था अभियान, उसमें भारत ने साथ दिया। 80 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत के अंदर आ गए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने भौतिक रूप से भी हर तरह से सहायता की और पाकिस्तान को अलग भी कराया। और हुआ क्या कि अमेरिका तो देखो गुट में था ही पाकिस्तान, अमेरिका के जहाजी जंगी बेड़े आ गए। लेकिन हमने भी 1971 में सोवियत संघ से मित्रता कर ली थी, संधि कर ली थी, तो सोवियत संघ के भी जहाजी बेड़े आ गए। तब अमेरिका की आंखें खुली, नहीं या तो अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई होने वाली है, भारत पाकिस्तान की नहीं। तो वापस उन्होंने कुछ नहीं किया और भारत ने अलग विजय प्राप्त कराई। और उसके बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। उसके बाद एक छोटी सी घटना और हुई, कारगिल संघर्ष भी हुआ। क्या हुआ? कारगिल संघर्ष 1999 में हुआ। कारगिल की ऊंचाई पहाड़ियों पर द्रास, माईकोट, काक्सर और बताविक पर 26 जुलाई को हमने वापस हमारी पहाड़ियों पे कब्जा हासिल कर लिया। इसको कारगिल दिवस के रूप में माना जाता है। भारत की परमाणु नीति, देखिए हमारा पड़ोसी देश ने 1964 में, चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न होने के कारण भारत का, पंडित जवाहरलाल नेहरू निशस्त्रीकरण के पक्ष में थे, लेकिन वो कहते थे कि जिनके पास परमाणु हथियार है उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। अपन ने 1974 में परमाणु पोखरण में परीक्षण किया गया, हमने 1998 में भी किया गया। 2 परमाणु परीक्षण किए गए। एक परमाणु अप्रसार संधि थी, उस पर साइन करवाना चाहा, भारत ने मना कर दिया। बोलो जी हम साइन जब करेंगे हमें छूट दो, आपके पास तो सब कुछ है, हमें हथियार बनाने नहीं दोगे, ऐसे काम में नहीं चलेगा। हम भारत की विदेश नीति के बारे में हमने चर्चा की, हम पाठ्यपुस्तक के आधार पर भी चर्चा की, अन्य स्रोतों के आधार पर चर्चा की। भारत की विदेश नीति बहुत ही सराहनीय है, हर क्षेत्र में सराहनीय है। जैसे तुर्की में अभी
विपदा आई तो भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत उसमें भी हमने सहायता की। हमें जैसे जैसे भारत एक स्वतंत्र नीति अपनाता आया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके बाद अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।